पंजाब आएंगे गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा। जेपी अध्यक्ष 14 जून को होशियारपुर में, केंद्रीय गृह मंत्री का 18 को गुरदासपुर में प्रोग्राम। मध्य प्रदेश के सीहोर में 2 साल की दृष्टि को बचाने के लिए करीब 40 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना ने संभाला मोर्चा। राजस्थान महाराष्ट्र से पहुंचेगी विशेषज्ञ। लखनऊ की कोर्ट में जज के सामने गैंगस्टर संजीव उर्फ जीवा पर ताबड़तोड़ फायरिंग। हमलावर ने मारी 6 गोलियां। हड़ताल पर वकील। शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे का आरोप, शिंदे गुट से मिली धमकी, जान से मारने की धमकी का आया मैसेज। पांच किसान संगठनों की मीटिंग आज। हरियाणा पंजाब के बीच पानी बंटवारे पर होगी बात। आईएएस उदित प्रकाश राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली सरकार ने विशेष सचिव ने की थी शिकायत। आईएएस उदित प्रकाश पर एफआईआर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ हारिस। बुलंदशहर से खबर आपको बता दें, जहां पर खुर्जा में उससे पहले आपको बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर सामने आ रही बुलंदशहर से, जहां पर खुर्जा में ट्यूबवेल में नहाने पर दबंगों का कहर। दलितों को लाठी डंडों से जमकर के पीटा गया। पिटाई से 3 बच्चों सहित 7 लोग घायल हो गए और घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। तो बुलंदशहर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खुर्जा में ट्यूबवेल में नहाने पर दबंगों का कहर जारी। दलितों को लाठी डंडों से जम करके पीटा। पिटाई से 3 बच्चों सहित 7 लोग घायल हो गए। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। तो अहम खबर आपको बता दें बुलंदशहर से, जहां पर खुर्जा में ट्यूबवेल में नहाने पर दबंगों का कहर। दलितों को लाठी डंडों से जमकर के पीटा। पिटाई से 3 बच्चों सहित 7 लोग घायल हो गए। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। तो बुलंदशहर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खुर्जा में ट्यूबवेल में नहाने पर दबंगों का कहर जारी है। दलितों को लाठी डंडों से जमकर की पिटाई की गई। अच्छा, 2 गाड़ी थी, हमारा भांजा भी आया हुआ था दिल्ली। प्रोग्राम था गाँव में, वहाँ कह लगे लाइट आएगी, नहा धो रहे। हम नहा धो रहे, वो आने लगे। हमने कहा भाई हम नहा धो रहे हैं तो तुम्हारा क्या मतलब है? हम नहीं नहा सकते हैं तो नहाओ भाई, ये हमारी जायदाद है, हमारी संपत्ति, हमारा क्या मतलब है? एक लड़का था, कुछ उनकी हाथापाई हो गई, हमने उनका बीच बचाव कर दिया, कोई बात ना, जाओ नहाने ना दो तो उसमें मान लगा देंगे। कौन लोग थे वो ठाकुर थे। अच्छा, किस चीज से बार किया है ये आप जो घायल हुआ? लाठी और डंडों से। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खुर्जा में ट्यूबवेल में नहाने पर दबंगों का कहर जारी है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़े हैं। अनिल, जो खबर सामने आ रही है, इसको लेकर के क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल हारिस, अगर जनपद बुलंदशहर की बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर खुर्जा कोतवाली नगर का मामला है, जहां एक दलित युवकों को दबंगों के द्वारा जिस तरह से ट्यूबवेल पर नहाने के द्वारा पीटा जाता है, तो ये कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली बात है कि आज भी लोग जातिवाद में डूबे हुए हैं और वह छूत की भावना को रखते हुए जिस तरह से दबंगों ने मिलजुल कर जिस तरह से दलित परिवार के 7 लोगों को गंभीर रूप से घायल किया और जिनकी हालत को देखते हुए हालांकि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और मौके पर पहुंचने के बाद हालांकि पुलिस जांच में भी जुटी है, लेकिन बात वही सामने आती है कि जिस तरह से लोगों की ये जो भावना बनी हुई है कि दलितों पर जिस तरह से कहर बरसा रहे, तो वो कहीं ना कहीं एक लोगों की मानसिकता को दर्शाती है कि लोगों की मानसिकता आखिरकार कहाँ तक गिर चुकी है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी मानसिकता को बदलना होगा और जिस तरह से ये लोग जो दलितों पर जिस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त प्रशासन को भी कार्रवाई करनी होगी। और यहाँ अगर बात की जाए जिस तरह से लोगों ने जिस तरह से एक मात्र
तरह से गर्मी का माहौल है और गर्मी के माहौल में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक दूसरे की टूलों पर नहाने जाता ही है। तो उसको लेकर जिस तरह से वो गरीब परिवार के लोग, दलित लोग जिस तरह से नहाने गए थे और उसको नहाने के दौरान ही जिस तरह से मारा गया है, तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। हालांकि बात की जाए अभी तक गिरफ्तारी की, तो अभी पुलिस के द्वारा किसी तरह की कोई भी अभी गिरफ्तारी नहीं की गई है। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि जांच की जा रही है और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। तो सिर्फ पुलिस का वही एक ढीला ढाला रवैया सामने आता है कि घटना हो जाती है और घटना के बाद फिर भी पुलिस कहीं ना कहीं जांच की बात करती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी अपना रवैया बदलना होगा और सख्त से सख्त इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी। जिस तरह से खुर्जा में जिस तरह से दलितों के साथ ये घटना को अंजाम दिया गया दबंगों के द्वारा। जी अनिल, ये जो है दलितों की पिटाई का मामला है, इस मामले में SC एक्ट के तहत जो है मुकदमा तुरंत दर्ज करना चाहिए और पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। क्या कुछ पुलिस इस मामले में ढिलाई देते हुए दिखाई दे रही है? जी देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए मुकदमा की, तो मुकदमा तो पंजीकृत पुलिस ने जरूर कर लिया है। हालांकि जो लोग हैं उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है, उनके लिए खुर्जा से उनके लिए जिला अस्पताल के रेफर कर दिया गया है। हालांकि पुलिस जांच कर रही है, जांच के पुलिस का वही कहना है कि जांच की जा रही है, जांच मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए, जिस तरह से वीडियो लगातार जिस तरह से साफ साफ जाहिर हो रही है कि लगातार किस तरह से गंभीर चोटें लोगों के आई हैं, उसके बाद भी पुलिस का जिस तरह से ढीला रवैया होना एक चिंता का विषय है। क्योंकि दबंगों के सामने पुलिस भी कहीं ना कहीं नतमस्तक होती हुई दिखाई देती है और पुलिस को लगातार अगर बात की जाए अधिकारियों को, तो पुलिस जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी गुमराह करती है। जबकि जनपद बुलंदशहर के जो SSP हैं लगातार इस तरह के जो कानून को हाथ में लेने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। DM भी लगातार इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अगर नीचे के स्तर की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जो उच्च अधिकारियों को गुमराह करते हैं और गुमराह करने के बाद में कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से जो अधिकारी हैं उनको भी जिस तरह से जो नीचे के स्तर के अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि यहाँ ढीला रवैया पुलिस का भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है। पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी, लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए था और गिरफ्तार करने के बाद में उनके लिए जो कार्रवाई है उसके द्वारा उन्हें जेल भी भेजना चाहिए था। लेकिन अभी तो पुलिस की बात की जाए, तो पुलिस ने सिर्फ मुकदमा दर्ज किया है और जांच कर रही है पुलिस। अब जांच में देखो गरीबों के लिए किस तरह का न्याय मिलता है, ये नहीं मिलता, ये तो एक चिंता का विषय है। अनिल, बताया जा रहा है कि 7 जो लोग घायल हुए उनमें 3 बच्चे भी शामिल है। तो क्या उन बच्चों को कोई गंभीर चोटें सामने आई हैं? क्या उम्र होगी उन बच्चों की? देखिए, अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे नाबालिग बच्चे हैं। जो बच्चों की उम्र की बात की जाए तो 10 से 12, किसी बच्चे की 12 साल उम्र है, किसी की 14 साल उम्र है और किसी की 15 साल उम्र है। तो नाबालिग बच्चों के साथ जिस तरह से अत्याचार किया गया है दबंगों के द्वारा, जातिवाद को लेकर लोग आज भी जातिवाद में डूबे हैं। जबकि देश को जातिवाद से निकलना होगा, अगर कुछ ना कुछ अगर लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। क्योंकि आज समाज में सभी लोग एक समान होना चाहिए, लेकिन अभी भी लोग जातिवाद में डूबे हैं और उसी जातिवाद के कारण जिस तरह से लोगों को पीटा गया, तो वो एक उन लोगों की मानसिकता दर्शाता है कि लोगों में आज भी फूट के जातिवाद जिस तरह से भरा है, वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। जबकि जिस तरह से अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर की, तो गर्मी बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी को देखते हुए लोग जो प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी टूल को जब चलते हुए देखता है, तो कहीं ना कहीं नहाने का पानी पीने का या नहाने का सहारा लेता है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से नहाने के ऊपर जिस तरह से दबंगों के द्वारा उनके ऊपर लाठीचार्ज किए और करके उनको गंभीर चोटें पहुंचाई गई है, तो एक चिंता का विषय, जिसमें मासूम बच्चे भी हैं। जबकि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है और बच्चों को जिस तरह से चोट पहुंचाई गई, अगर मान लो किसी बच्चे की मौत हो जाती तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होता? तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसलिए पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस ने मुकदमा जरूर SC एक्ट में दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक पुलिस का सिर्फ वही रवैया है कि और जांच की जा रही है। जांच के बाद जैसे ही बात सामने आती है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनिल, उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि जाति को लेकर के काफ़ी राजनीति होती है, खासतौर से दलितों के पक्ष में काफ़ी राजनेता जो हैं वो खड़े हुए दिखाई देते हैं। क्या जब दलितों पर इस तरह का अत्याचार होता है तो कोई नेता उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है अभी तक? जी देखिए, नेताओं की बात करें तो नेताओं के सिर्फ सुहावने ढोल हैं, जो लोगों को सिर्फ आश्वासन देते हैं। जिस समय चुनाव आता है उस समय कहते हैं कि हम दलितों के साथ हैं, वो करते हैं। जिस तरह से अगर बात की जाए वहाँ के अगर विधायक की स्थानीय विधायक हैं, वो अगर उनकी बात की जाए तो उनको भी तत्काल गरीबों के साथ उनको देखने जाना चाहिए था। अगर अन्य नेताओं की बात की जाए, जबकि सांसद भोला सिंह की बात की जाए, सांसद भोला सिंह खुद अगर बात की जाए तो खुद SC समाज के हैं, लेकिन उनको भी जाना चाहिए। अगर बात की तो कहीं ना कहीं अगर वहाँ के जो स्थानीय जो सांसद है महेश शर्मा, अभी तक अगर किसी नेता की बात करें तो नेता ने कभी उस पीड़ित परिवार के लिए किसी तरह की कोई आश्वासन नहीं दिया है। लेकिन अगर बात की जाए तो सिर्फ लोग बड़े बड़े दावे जरूर करते हैं कि दलितों के हम साथ हैं। अगर
तो लेकिन कहीं ना कहीं दलितों को आज भी जिस तरह से सताया जा रहा है तो वो एक चिंता का विषय है। लेकिन सिर्फ लोग जो दलितों पर राजनीति तो जरूर करते हैं, लेकिन राजनीति सिर्फ कागजों में ही राजनीति चल रही है। धरातल पर अगर राजनीति की बात की जाए तो धरातल पर अगर लोगों के लिए, गरीबों के लिए मदद की जाए तो नेताओं को कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के सामने आना चाहिए। तो नेताओं जो स्थानीय विधायक है उनके लिए भी पुलिस के अधिकारियों से बात करनी चाहिए थी और जो दबंग लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए थी। लेकिन अभी तक इस तरह से किसी भी नेता का जनपद बुलंदशहर में कोई भी बयान सामने नहीं आया है, ना ही किसी भी नेता ने मीडिया के सामने कोई बात की है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि आज भी लोग सुरक्षा को लेकर गरीबों को सता रहे हैं। जी जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए और बताने के लिए किस तरह से अभी भी ट्यूबवेल में नहाने को लेकर के दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है। उच्च जाति के लोग जो है अभी भी दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी थी कि इस भीषण गर्मी में दलित जो है दूसरे के ट्यूबवेल में नहाने चले गए, जिस पर जो है कुछ दबंग भड़क गए और उन पर जानलेवा हमला किया गया। एक तरीके से कहा जा सकता है जो 7 लोग घायल हुए उसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों को भी कोई बख्शा नहीं जा रहा है और दलितों की लाठी डंडों से जमकर के पिटाई की गई है। खुर्जा में ट्यूबवेल में नहाने पर दबंगों का कहर अभी भी जारी है। अगली खबर मिर्जापुर से बड़ी अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे पर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। सीएम योगी ने जनहानि पर प्रकट किया है गहरा दुख। दिवंगतों की आत्मा की शांति की कामना की। शोक संतप्त परिजनों के प्रति सीएम योगी ने व्यक्त की संवेदना। मिर्जापुर से खबर, जहां पर सड़क हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसको लेकर के अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से टकराई थी बाइक, जिसमें 4 युवकों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि अब तक नहीं हो सकी है मृतक की शिनाख्त। संतनगर थाना क्षेत्र के लालगंज कलवारी रोड की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ था, जिसको लेकर के अब सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है। सड़क हादसे पर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। बता दें कि सीएम योगी ने जनहानि पर प्रकट किया है गहरा दुख। दिवंगतों की आत्मा की शांति की कामना करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शोक संतप्त परिजनों के प्रति सीएम योगी की व्यक्त की संवाद। मिर्जापुर से खबर, जहां पर सड़क हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसको लेकर के सीएम योगी ने ट्वीट किया है। बता दें कि सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से एक बाइक टकराई थी। इसी खबर पर हमारे संवाददाता आशुतोष त्रिपाठी मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष, जैसे कि बताया जा रहा है कि एक सीएम योगी ने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और संवेदना प्रकट की है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसको लेकर के? जी, हम आपको बता दें कि सुबह सुबह जो है एक ट्रैक्टर रोड के थी और पीछे से जो है बाइक जो है ट्रैक्टर बाइक में टक्कर हुई। जैसे ही टक्कर हुई 4 युवकों की जो है बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई और इस दर्दनाक मौत के बाद जो है वहाँ पे कुछ ही घंटों बाद जो है वहाँ पे पुलिस प्रशासन पहुंचा सूचना मिलने पे। और उसके बाद जैसे ही ये खबर जो है सीएम योगी तक पहुंची, सीएम योगी ने भी इस घटना पे ट्वीट कर जो है दुख प्रकट किया है, शोक प्रकट किया है और उन्होंने जो है परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। इस साथ ही साथ जिला प्रशासन को भी पूरे परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है और ये भी कहा है कि हम हर समय हर विपत्ति में अपने सभी जनता के साथ खड़े हैं और हम जिला प्रशासन को परिवार के साथ हर तरह के जो है मदद देने का आश्वासन दिया है, आदेश दिया है। जी आशुतोष, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि सीएम योगी ने इस हादसे को संज्ञान में लेते हुए ट्वीट किया है और शोक संवेदना प्रकट की है। क्या अभी तक उन्होंने किसी मुआवजे का ऐलान किया है? ये हम आपको बता दें कि सीएम योगी ने जो है जिला प्रशासन को हर संभव मदद देने का आदेश दे दिया है और जिला प्रशासन भी पुलिस द्वारा चारों शव को जो है अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसके बाद जैसे ही वहां से होता है उसके बाद जो भी उचित मुआवजा होगा। हालांकि इसमें सीएम योगी ने भी दुख प्रकट कर दिया है। उसके साथ ही साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को पूरे परिवार के साथ खड़ा होने और हर संभव मदद देने का जो है आदेश दिया है। इसके साथ साथ
जो है जो भी उचित मुआवजा होगा उस मुआवजा पूरे परिवार को दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये जिला प्रशासन ये भी चेक करने की कोशिश कर रही है कि वहाँ पे ट्रैक्टर क्यों खड़ी थी, किस लिए खड़ी थी, और ऐसे सड़क पे ट्रैक्टर कहीं कहीं पे खड़ा होना क्या अलाउ था। पुलिस प्रशासन भी इस मामले पे जांच कर रही है कि ऐसा क्या हुआ कि जो कि चारों युवक की जो है दर्दनाक मौत हो गई। जी आशुतोष, जैसा कि आपने बताया कि पुलिस प्रशासन को हर संभव मदद देने के लिए सीएम योगी ने आदेश दिया है, लेकिन किस तरह की जो लापरवाही हुई है उस पर कोई कार्रवाई होगी? जी हम आपको बता दें कि हम बात करें मिर्जापुर की या अन्य जिलों की, तो जो सीएम योगी की जो साफ सुथरी छवि है, ये कुछ अधिकारियों की वजह से जो है उनकी छवि जो है धूमिल हो जाती है, और उन्हीं अधिकारियों की वजह से जो है आम जन को तकलीफें उठानी पड़ती है, आम जन को जनहानि होती है। और यही कारण रहा कि अगर जो रात में पुलिस के जवान ड्यूटी करते हैं, जो रात में पुलिस चौकियां रहती हैं, जो पुलिस तैनात रहते हैं, अगर वो सही समय पे जो है गश्त में रहते और सही जगह पे हर चीज का जो है सही से तरीके से मुआयना करते, तो काश ये घटना जो है जो ये दर्दनाक घटना हुआ है घटना ना होता। और इस पे जो है सीएम योगी को भी परिवारों के साथ भी जो उनकी क्षति हुई है, जो उनके बेटों की मौत हुई है, किसी के भाई की मौत हुई है, किसी के बेटों की मौत हुई है, किसी के पति की मौत हुई है, तो जो ये 4 युवकों की मौत हुई है, ये ऐसे घटना नहीं होती अगर ये जो पुलिस प्रशासन हो गया, जो जिले के जो कर्मचारी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, अगर सही समय पे अगर वो इस चीज को ध्यान देते और ये लापरवाही नहीं होती तो ऐसी घटना नहीं होती। जी आशुतोष, जैसा कि बताया जा रहा है कि जो जिन 4 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है उनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, तो क्या इसको लेकर के पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? उनकी कैसे शिनाख्त होगी, उनके परिजनों तक कैसे पहुंचेंगे? जी प्रथम दृष्टया तो जो लोग की मौत हुई है बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है, जिससे एक दो के तो चेहरे भी जो है पूरी तरीके से जो है जख्मी हो गए हैं। और इसके साथ साथ जो है हालांकि पुलिस प्रशासन ने जो है सूचना दे दिया गया है, गाड़ी के नंबर प्लेट के आधार पे जो है ये पुलिस प्रशासन उनके पते को निकालने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ उनके शव कब्जों के लेकर फिलहाल में प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया गया है। और जो गाड़ियां जिस गाड़ियों से बरामद जो गाड़ियां थी, उस गाड़ियों के आधार पे उनकी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ ही साथ प्रेस और मीडिया का भी सहारा लेके पुलिस शिनाख्त करने की कोशिश कर रही थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह से जो है सीएम योगी ने ट्वीट करके 4 युवकों की दर्दनाक मौत पर शोक संवेदना व्यक्त की है। सड़क हादसे में सीएम योगी ने ट्वीट किया है। आपको बता दें कि एक सड़क हादसा हो गया था जिसमें 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई थी। हालांकि उन चारों युवकों की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन सीएम योगी ने दिवंगतों की आत्मा की शांति की कामना की है और साथ ही पुलिस प्रशासन को हर संभव मदद देने का आदेश भी दिया है। मिर्जापुर से हम खबर आपको बता रहे थे, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया। एक ट्रैक्टर खड़ा था रोड किनारे जिससे बाइक जाकर के टकरा गई और बाइक पर सवार युवकों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि संतनगर थाना क्षेत्र के लालगंज कलवारी रोड की घटना थी, जहां पर खड़े ट्रैक्टर से एक बाइक टकराई थी और भीषण सड़क हादसा हो गया। इसको लेकर के अब सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है और शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन को हर संभव मदद देने का आदेश भी जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें बरेली से, जहां पर बरेली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर घरों में चल रहे हैं अवैध स्लॉटर हाउस। पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया और खुलासा किया। बता दें कि आंवला कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां पर 3 लोगों में 2 फरार चल रहे हैं। 3 लोगों में 2 फरार है। पुलिस ने एक को धर दबोचा। अहम खबर आपको बता रहे बरेली से, जहां पर घरों में चल रहे हैं अवैध स्लॉटर हाउस। पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ करके खुलासा किया।
आंवला कोतवाली क्षेत्र का मामला है। 3 लोगों में 2 फरार चल रहे हैं। पुलिस ने एक को धर दबोचा। बरेली में अवैध घरों में चल रहे हैं अवैध स्लॉटर हाउस। पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ के खुलासा किया। आंवला कोतवाली क्षेत्र का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर घरों में अवैध स्लॉटर हाउस चल रहे हैं। बता दें कि 3 लोगों में से 2 लोग फरार हो गए, जबकि पुलिस ने एक को धर दबोचा है और उससे पूछताछ जारी है। बरेली से खबर है, जहां पर घरों में चल रहे हैं अवैध स्लॉटर हाउस। पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ के खुलासा किया है। विवेक पराशरी हमारे संवाददाता इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बरेली से। विवेक, जैसा कि बताया जा रहा है कि घरों में अवैध स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, इसको लेकर के पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसको लेकर के? ये पूरा मामला बरेली के आंवला कोतवाली क्षेत्र का है, जहाँ पे गंज ये कुरैशियन मोहल्ला जो है, यहाँ पर अवैध रूप से 3 लोग एक पट्टे को काट रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मुखबिर के द्वारा मिली थी। वहां पर पहुंचने पर शकील नाम के जो व्यक्ति हैं, उसके घर पर ये अवैध रूप से कटान का काम चल रहा था और ये बराबर मात्रा में उस जो कटा हुआ मांस होता था उसे मार्केट में जाके बेचते थे। जी विवेक, जैसा कि आपने बताया कि जो है अवैध स्लॉटर हाउस चल रहा था घरों में, तो क्या जो मुजरिम पकड़ा गया है उससे पूछताछ में ये पता चल सकता है कि और भी ऐसे घर होंगे जहां पर अवैध स्लॉटर हाउस चल रहे हैं? पुलिस अभी फिलहाल जांच में जुटी है और जिस तरीके से 3 लोग गिरफ्तार किया, एक लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 2 साथी उसके फरार हो गए हैं। पुलिस फिलहाल तो उनसे जो भी पूछताछ कर रही है, पूछताछ करके फिलहाल जेल भेजने का काम कर रही है अभी फिलहाल। उसके बाद में जो बचे हुए 2 लोग हैं उनको पकड़ने का काम करेगी। पहले उनको पकड़ने के बाद आगे की जानकारी देगी। विवेक, पुलिस को कैसे पता चला था कि जो है घरों में अवैध स्लॉटर हाउस चल रहे हैं? जी मुखबिर की सूचना पर ही पुलिस को ये पूरी जानकारी मिली थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ही पूरी मामले का खुलासा किया है। जी विवेक का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बरेली से खबर, जहां पर आंवला कोतवाली क्षेत्र का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर घरों में अवैध तरीके से स्लॉटर हाउस चल रहे थे। बता दें कि घरों में चल रहे हैं अवैध स्लॉटर हाउस। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। महाराष्ट्र के मुंबई से खबर आपको बता दें, मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फिर श्रद्धा वॉकर जैसा मामला सामने आया है। बता दें कि सिरफिरे आशिक ने महिला के साथ हैवानियत की। हत्या के बाद शव के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाला। पुलिस ने आरोपी मनोज को किया गिरफ्तार। मुंबई से खबर है, जहां पर फिर श्रद्धा वॉकर जैसा मामला सामने आया है। सिरफिरे आशिक ने महिला के साथ की हैवानियत। हत्या के बाद शव के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाला। पुलिस ने आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। तो मुंबई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर श्रद्धा वॉकर जैसा मामला सामने आया। सिरफिरे आशिक ने महिला के साथ की हैवानियत। हत्या के बाद शव के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाला। पुलिस ने आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। तो श्रद्धा वॉकर जैसा मामला फिर से सामने आया है। सिरफिरे आशिक ने महिला के साथ हैवानियत की है। इस पर बात करने के लिए चंद्रभान हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रभान, जैसा कि बताया जा रहा है, एक बड़ा ही भद्दा जो है एक दर्दनाक हादसा है जो सामने आया है, क्या कुछ जानकारी है बताना चाहेंगे? तफ्तीश से बताइए। दरअसल मनोज और वो महिला जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में कई सालों से रह रहे थे
ये घटना है मीरा रोड के नया नगर करके एक जगह है, वहां की महिला की उम्र 33 साल है और इस पुरुष की उम्र 51 के करीब है, 50-51 के करीब। इनमें कुछ दिनों से तकरार चल रहा था और घर पड़ोसी को उनके घर से बदबू आने पे पुलिस को फोन किया गया। पुलिस आके जब उस घर का दरवाजा तोड़ा गया तब लोगों को पता चला, जो महिला का सर टुकड़े टुकड़े करके सौ रखा गया था और वो उसकी बदबू की वजह से लोगों को पता चला कि यह हत्या हुई है। और ये बिल्कुल वसई में जो हुआ था श्रद्धा वालकर की तरह ही यह हत्याकांड की गई है। जी, आपने जिस तरह से बताया कि जो है एक दर्दनाक हादसा हुआ और बदबू से जो है पड़ोसियों को इसकी जानकारी मिली, अभी तक पुलिस ने क्या कुछ जानकारी सामने से जुटाई है? आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस जांच तेजी से बढ़ा के हत्या क्यों की गई, क्या कारण था, ये पूरा प्रेस नोट रिलीज करके बताने वाली है। अब आज गिरफ्तारी के बाद उससे पूरी जांच होने के बाद ही हत्या का पूरा भंडाफोड़ हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि श्रद्धा वालकर जैसा एक नया मामला सामने आया है मुंबई से, जहां पर एक आरोपी मनोज ने अपने पार्टनर का जो है शव काट करके कुकर में उबाला। हालांकि जो शव की जो महक थी वो पड़ोसियों के नाक तक पहुंची और बदबू से पता चला कि जो है एक दर्दनाक हादसा हुआ है, दर्दनाक मौत की गई है, हत्या की गई। हत्या के बाद शव के टुकड़ों प्रेशर कुकर में उबाल दिया गया। पुलिस ने आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। पड़ोसियों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है और तमाम जो जानकारी है क्यों हत्या की गई, क्या इसके पीछे का कारण था, ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। पुलिस पता लगा रही है। पुलिस अभी मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि हत्या के बाद शव के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाला गया। तो बहुत ही विभत्स तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि इस हादसे में 33 साल की एक महिला को 51 साल के एक पुरुष द्वारा मारा गया है। सिर आशिक ने महिला के साथ हत्या को अंजाम दिया। हत्या के बाद शव के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाला। आगरा से अहम खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां पर सीपी राय आज कांग्रेस में शामिल। मुलायम सिंह के करीबी रहे हैं सीपी राय। दोपहर 2:30 बजे कांग्रेस कार्यालय में सदस्यता ग्रहण करेंगे। सपा सरकार में 2 बार दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी रहे हैं सीपी राय। तो आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीपी राय आज कांग्रेस में शामिल होंगे। मुलायम सिंह के करीबी रहे हैं सीपी राय। दोपहर 2:30 बजे कांग्रेस कार्यालय में लेंगे सदस्यता। सपा सरकार में 2 बार दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रह चुके हैं सीपी राय। इस पर अधिक जानकारी के लिए अजेंद्र चौहान हमारे संवाददाता आगरा से जुड़े हैं। अजेंद्र, जैसा कि बताया जा रहा है कि सीपी राय आज जो है कांग्रेस में शामिल होंगे, अपनी सदस्यता ग्रहण करेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, जिस तरह से जो अभी खबर आ रही है कि मुलायम सिंह के करीबी रहे सीपी राय आज कांग्रेस में शामिल होंगे। 2 बार दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश से रह चुकी हैं। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी की संस्थापक टीम में भी सीपी राय को जगह मिली थी और एक बड़े नेता हैं सीपी राय, और साथ ही साथ एक प्रवक्ता भी के रूप में भी समाजवादी पार्टी की ओर से प्रेजेंटेशन इनकी रहती है। लेकिन ये सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी से पता चल पा रहा है कि जो सीपी राय हैं, चंद्रप्रकाश राय इनका नाम है, ये लगातार कांग्रेस के आला कमान के जो नेता हैं उनके संपर्क में थे और काफी दिन से ये गतिविधियां इनकी चल रही थी पार्टी की फेरबदल की। तो एक समाजवादी पार्टी के लिए एक बुरी खबर मानी जा सकती है, क्योंकि जब 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं और अखिलेश यादव लगातार पार्टी को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से पूर्व राज्य मंत्री
दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात है। लेकिन फिलहाल अभी तक यही पता चल पा रहा है कि आज 2 बजे कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में सीपी राय सदस्यता लेंगे। अजेंद्र, जैसा कि बताया जा रहा है कि सीपी राय जो है सपा समाजवादी पार्टी की तरफ से देखा जाए तो बड़े ही वरिष्ठ नेता रहे हैं, 2 बार दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या कुछ वजह हो गई कि आज अचानक से वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं? अब देखिए, वजह का तो अभी क्लियर नहीं हो पाया। जब सीपी राय सदस्यता ले लेंगे उसके बाद जब यहाँ तो लखनऊ में उनसे जब बात होगी, मीडिया से रूबरू होंगे, तब वो वजह बताएंगे। या आगरा में जब वो अपने घर वापस आएंगे तो उनसे पूछने में पता चलेगा, लेकिन वजह की बात स्पष्ट नहीं है। एक बात जरूर तय है कि ये अभी तक पता चल पाया है कि जो कांग्रेस की जो आला कमान जो नेता थे उनके संपर्क में ये लगातार थे, और कहीं ना कहीं जो जिस तरह से लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है 2024 के लिए, तो कांग्रेस की मजबूती, कांग्रेस अपनी पार्टी की मजबूती के लिए कहीं ना कहीं नेताओं का जिस तरह से जो चुनाव आते हैं, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव हो, सभी पार्टियां कहीं ना कहीं अदल और दल बदल का काम नेता करते हैं। और इसी रूप में देखा जा रहा है कि सीपी राय कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए भी खुशखबरी हो सकती है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, तो जो वो नेता जो कि पूर्व राज्य मंत्री सरकार ने बनाया, उनको दर्जा प्राप्त मंत्री अपने उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी जब समाजवादी पार्टी की, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आज पार्टी से छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो संस्थापक टीम के सदस्य रहने वाले नेता शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माना जाता है थोड़ी कमजोरी यहाँ देखी जाएगी समाजवादी पार्टी में। लेकिन अब क्या बयान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनका क्या बयान आता है सीपी राय को लेकर, या सीपी राय क्या कहते हैं कांग्रेस में शामिल होने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए। लेकिन फिलहाल एक बात तो तय है कि 2024 का चुनाव नजदीक है। समाजवादी पार्टी लगातार, जो अखिलेश यादव है वो अलग अलग नेताओं, अलग अलग जिले के सभी लोगों को गठबंधन को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन और समाजवादी पार्टी के एक मजबूत नेता अपना दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अब फिलहाल क्या असर पड़ता है ये तो तमाम नतीजे बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक बात तय है कि आज जो सीपी राय है पूर्व राज्य मंत्री, वो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। जी राजेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि जो है 2024 चुनाव से पहले जो है सीपी राय जो है कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं, इससे कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा और समाजवादी पार्टी के लिए कितना खामियाजा होगा, और जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी तक, उन तक क्या मैसेज जाएगा? कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा, तो एक बात तो सबसे पहले ये है कि जो राय वोट है पूर्वांचल का, जो क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा है कि जो प्रियंका, जो अजय राय को कहीं ना कहीं सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी से ये बताया जा रहा है कि अजय राय को शायद प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है कांग्रेस, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी भी इस पद को छोड़ सकती है उत्तर प्रदेश। जयेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि जो है आज जो है सीपी राय जो है कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं सीपी राय, और वो 2 बार सरकार में राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री भी रह चुके हैं सीपी राय, लेकिन आज जो है वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। तो इससे जो है समाजवादी पार्टी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और कांग्रेस को इससे कितना फ़ायदा मिलेगा ये 2024 के चुनाव जब होंगे उसके नतीजे बताएंगे कि राय वोट जो है कितना कांग्रेस की तरफ आता है। तो आपको बता दें कि करीब दोपहर 2:30 बजे जो है आज वो कांग्रेस कार्यालय पहुंच करके कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो आपको बता रहे हैं आगरा से खबर, जहां पर सीपी राय आज कांग्रेस में होंगे शामिल। मुलायम सिंह के करीबी रहे हैं सीपी राय। दोपहर 2:30 बजे कांग्रेस कार्यालय में लेंगे सदस्यता। सपा सरकार में 2 बार दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रह चुके हैं सीपी राय। आगरा में सीपी राय आज कांग्रेस में शामिल होंगे। मुलायम सिंह के करीबी नेता रह चुके हैं सीपी राय। दोपहर 2:30 बजे कांग्रेस कार्यालय में पहुंच करके वो कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। बता दें कि सपा सरकार में 2 बार दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी रह चुके हैं सीपी राय।
मुलायम सिंह के करीबी नेता रहे सीपी राय आज कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। दोपहर 2:30 बजे कांग्रेस कार्यालय पहुंच करके कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अगली बड़ी खबर मेरठ से आ रही है। आपको बता दें मेरठ से अहम खबर सामने आ रही है। यूपी की मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला अधिवक्ता अंजलि गर्ग हत्याकांड का मामला सामने आया है। 24 घंटे बाद भी हत्यारोपियों को नहीं पकड़ पाई पुलिस। 20 दिन पहले महिला अधिवक्ता ने लगाई थी सुरक्षा की गुहार। पुलिस ने महिला अधिवक्ता की एक नहीं सुनी थी। महिला पर की गई थी ताबड़तोड़ फायरिंग। सर में गोली लगने से महिला की हो गई थी मौत। वारदात को अंजाम देकर के बदमाश हो गए फरार। थाना टीपी नगर क्षेत्र का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर मेरठ महिला अधिवक्ता अंजलि गर्ग हत्याकांड का मामला सामने आया था। 24 घंटे बाद भी हत्यारोपियों की अभी तक पुलिस पकड़ने में नाकाम है। 20 दिन पहले महिला अधिवक्ता ने लगाई थी सुरक्षा की गुहार। पुलिस ने महिला अधिवक्ता की एक नहीं सुनी थी। तो मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला अधिवक्ता अंजलि गर्ग हत्याकांड का मामला सामने आया है। बता दें कि महिला अधिवक्ता अंजलि गर्ग हत्याकांड का मामला, जिसमें कुछ बदमाशों ने उनके घर के बाहर उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। अहम बात यह है कि महिला ने देखा तो नीचे गिरी हुई थी, गोली ही चल रही होगी, किसी आवाज बहुत तेज थी। अच्छा, कितनी आवाज आई गोली में? एक आवाज आई। अच्छा, आता जाता कोई दिखाई दिया बदमाश इस तरह का कोई आदमी? अंदर थे, मैं टॉयलेट में था। अच्छा, एकदम आवाज में लगा किसका ही खंबे में कुछ पटाखा बोल गया। हाँ, तो जब बाहर देखा तो किस समय की घटना है? लगभग ये 6:30 की है एक्चुअली, क्योंकि 6:30 बजे मैं उठता हूँ। अच्छा, तो अलार्म बज के मैंने अभी ऑफ ही किया था 2-3 मिनट पहले। हाँ, तो उसी टाइम की बात है। इसका चलना चाहिए। इसका चलना चाहिए। इसका चलना चाहिए। राजू शर्मा इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। राजू, आपसे जानेंगे, जो है कल बताया गया था कि महिला अधिवक्ता की जो है दर्दनाक हत्याकांड की गई थी, हत्या की गई थी, उसको लेकर के अभी तक क्या कुछ अपडेट है? हाँ बिल्कुल, देखिए 24 घंटे बीत चुके हैं। कल सुबह लगभग 6:30 बजे अज्ञात बदमाशों द्वारा
महिला अधिवक्ता अंजलि गर्ग की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी। वो सुबह 6:30 बजे घर से दूध लेने के लिए निकली थी और जैसे ही दूध लेकर वापस घर के गेट पर पहुंची, इसी दौरान पीछे से आए स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर महिला अधिवक्ता को मौत के घाट उतार दिया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बताया गया है कि महिला अधिवक्ता का अपने पति और ससुर से मकान की कब्जेदारी को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था और वो लगातार पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रही थी, लेकिन पुलिस उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं थी। खामियाजा कल सबने देखा कि सुबह अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर महिला अधिवक्ता को मौत के घाट उतार दिया। अगर समय रहते पुलिस महिला अधिवक्ता को सुरक्षा मुहैया करा देती तो आज अंजलि गर्ग जो महिला अधिवक्ता थी वो हम सबके बीच होती और इतना बड़ा जो मेरठ में हत्याकांड कल हुआ है वो नहीं हो पाता। लेकिन पुलिस नहीं जागी और एक महिला को अपनी जान देनी पड़ गई। इसका खामियाजा पुलिस अब भुगत रही है। लगातार जगह जगह दबिश से देने का दावा कर रही है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। बताया गया है कि एक तो महिला का पति नितिन गर्ग है, एक ससुर पवन गर्ग है और एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है आखिर हत्याकांड में उनका क्या रोल है, किन सूत्रों के द्वारा उन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। लेकिन हकीकत यही है कि 24 घंटे बीत चुके हैं, अभी पुलिस के हाथ खाली है। वहीं इस प्रकरण के बाद जो अधिवक्ता है उनकी रोष चला हुआ है। उन्होंने भी कल लगभग 12 बजे एसएसपी ऑफिस पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। साफ तौर पर कहना था सुरक्षित नहीं। जी राजू, जैसा कि आपने बताया कि पुलिस अभी तक जो है ढिलाई कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। किस तरह से पुलिस अभी तक ढिलाई कर रही है। हालांकि महिला अधिवक्ता ने पहले ही पुलिस से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस कोई भी कार्रवाई करने में नाकाम नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि 20 दिन पहले ही महिला अधिवक्ता ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस पूरी तरह से ढिलाई देते हुए नजर आ रही है। तो आपको बता दें, एक महिला अधिवक्ता का हत्याकांड मामला सामने आया था मेरठ से, जहां पर अभी तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रयागराज से खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज दौरे पर जाएंगे। परेड मैदान में 342 परियोजनाओं की सौगात देंगे। 50 करोड़ की 342 परियोजनाओं की सौगात देंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बता दें कि 14,000 लाभार्थियों को आवास की चाबी भी सौंपेंगे। 14,000 लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बेहतरीन काम करने वालों को सम्मानित करेंगे। ग्राम प्रधानों, सचिवों, समूह की सखियों को सम्मानित करेंगे डिप्टी सीएम। अन्य लाभार्थियों को शासन की ओर से चाबी सौंपी जाएगी। तो आपको अहम खबर बता रहे प्रयागराज से, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज जाने वाले हैं। परेड मैदान में 342 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान बता रहे कि 50 करोड़ की 342 परियोजनाओं की सौगात देंगे डिप्टी सीएम। 14,000 लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपेंगे। बता रहे कि 14,000 लाभार्थियों की आवास की चाबी जो है वो सौंपेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बेहतरीन काम करने वालों को सम्मानित भी करेंगे। अहम खबर आपको बता रहे प्रयागराज से, जहां पर ग्राम प्रधानों, सचिवों, समूह की सखियों से को सम्मानित करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। अन्य लाभार्थियों को शासन की ओर से चाबी सौंपी जाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज दौरे पर जाएंगे आज। इस दौरान परेड मैदान में 342 परियोजनाओं की सौगात देंगे डिप्टी सीएम। बता दें कि 50 करोड़ की 342 परियोजनाओं की सौगात देंगे डिप्टी सीएम।
14,000 लाभार्थियों को आवास की चाबी भी सौंपेंगे। 14,000 लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपेंगे डिप्टी सीएम। ग्राम प्रधानों सचिवों समूह की सखियों को करेंगे सम्मानित डिप्टी सीएम। अन्य लाभार्थियों को शासन की ओर से चाबी सौंपी जाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जाएंगे प्रयागराज दौरे पर आज। इस दौरान डिप्टी सीएम परेड मैदान में 342 परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। 50 करोड़ की 342 परियोजनाओं की सौगात देंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 14,000 लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपेंगे। बता दें कि 14,000 लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बेहतरीन काम करने वालों को सम्मानित करेंगे डिप्टी सीएम। ग्राम प्रधानों सचिवों समूह की सखियों को सम्मानित करेंगे इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। वहीं अन्य लाभार्थियों को भी शासन की ओर से चाबी सौंपी जाएगी। प्रयागराज से अहम खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज जाने वाले हैं। इस दौरान वो 342 परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। ये परियोजनाएं करीब 50 करोड़ की लागत की बताई जा रही हैं। 14,000 लाभार्थियों को आवास की चाबी भी सौंपेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बता दें कि डिप्टी सीएम 14,000 लाभार्थियों को आवास की चाबी जो है वो सौंपेंगे। बेहतरीन काम करने वालों को सम्मानित भी करेंगे डिप्टी सीएम। वहीं ग्राम प्रधानों सचिव समूह की सखियों को सम्मानित करेंगे डिप्टी सीएम। अन्य लाभार्थियों को शासन की ओर से चाबी भी सौंपी जाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा आज। परेड मैदान में 342 परियोजनाओं की देंगे सौगात। 50 करोड़ की 342 परियोजनाओं की सौगात देंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 14,000 लाभार्थियों को आवास की चाबी भी सौंपेंगे इस दौरान। तो आज प्रयागराज दौरे पर जा रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इस दौरान ग्राम समूहों ग्राम प्रधानों और सचिवों को सम्मानित करेंगे। अन्य लाभार्थियों को शासन की ओर से आवास की चाबी भी सौंपी जाएगी। प्रयागराज दौरे पर रहेंगे आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इस दौरान परेड मैदान में 342 परियोजनाओं की सौगात देंगे। ये परियोजनाएं करीब 50 करोड़ की लागत की होंगी। 50 करोड़ की 342 परियोजनाओं की सौगात देंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 14,000 लाभार्थियों को आवास की चाबी भी सौंपेंगे इस दौरान। 14,000 लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपेंगे डिप्टी सीएम। बेहतरीन काम करने वालों को सम्मानित करेंगे डिप्टी सीएम। ग्राम प्रधानों सचिवों समूह की सखियों को करेंगे सम्मानित। अन्य लाभार्थियों को शासन की ओर से चाबी भी सौंपी जाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। इस दौरान परेड मैदान में 342 परियोजनाओं की सौगात देंगे। बता दें कि 50 करोड़ की 342 परियोजनाओं की सौगात देंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 14,000 लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपेंगे।
अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। भोपाल से अहम खबर आपको बता दें, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए 5 महीने का समय अब सिर्फ बचा रह गया है। हिमाचल और कर्नाटक में जीत के बाद एमपी में जंग अब जारी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी चलाएंगी अभियान। 12 जून को चुनाव अभियान करेंगी शुरुआत। भोपाल से खबर, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए 5 महीने का समय बचा रह गया है और कांग्रेस जो है अब हिमाचल और कर्नाटक में जीत के बाद एमपी में जंग लड़ने को तैयार नजर आ रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी चलाएंगी अभियान। 12 जून को चुनाव अभियान की करेंगी शुरुआत। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।